जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम साइकोलॉजी का वीडियो नंबर 13 लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। इसमें आज हम अधिगम के प्रकार और अधिगम के पक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों मैं संदीप पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीम एजुकेशन गोपीगंज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अधिगम के प्रकार एवं अधिगम के पक्ष से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो यूपी टेट सी टेट के लिए यह वीडियो बहुत ही खास है। तो इस वीडियो का लाभ लेने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और साथ ही साथ वीडियो में आप यदि नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके हमें भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो आज की वीडियो में देखेंगे अधिगम के प्रकार और अधिगम के पक्ष। तो चलिए देख लेते हैं अधिगम के प्रकार और पक्षों के बारे में। तो पहला टॉपिक है किए जाने कार्य के प्रकृति के आधार पर अधिगम को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो किए जाने कार्य की प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो जो अधिगम होता है, अधिगम को 3 सोपानों में यानी 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है आपका शाब्दिक अधिगम, जिसे वर्बल लर्निंग भी कहा जाता है। दूसरा आपका है समस्या समाधान अधिगम, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कहा जाता है। और तीसरा है आपका गत्यात्मक अधिगम, जिसे मोटर लर्निंग कहा जाता है। दोस्तों यह 3 प्रकार से अधिगम को विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? तो किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं इनके बारे में विस्तार से कि है क्या ये। तो पहला नंबर है आपका शाब्दिक अधिगम। तो शाब्दिक अधिगम में होता क्या है? तो शाब्दिक अधिगम का तात्पर्य शब्द भंडार, भाषा कौशल तथा भाषाई विषय वस्तु पर आधारित विषय वस्तु को सीखने से होता है। शाब्दिक अधिगम का अर्थ होता है भाषा भंडार, शब्द भंडार, भाषा कौशल तथा भाषाई विषय वस्तु पर आधारित विषय वस्तु को सीखने से होता है। अगला है गत्यात्मक अधिगम। तो गत्यात्मक अधिगम में देख लीजिए, इसका गत्यात्मक अधिगम का तात्पर्य शरीर के विभिन्न अंगों के संचालन में तथा शारीरिक कौशलों की निपुणता अर्जित करने में होता है। अर्थात जैसे नृत्य, कार चलाना, घुड़सवारी करना आदि सभी बातें गत्यात्मक अधिगम में आते हैं। अगला है आपका समस्या समाधान अधिगम। तो समस्या समाधान अधिगम से तात्पर्य जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के समाधान के लिए तरीकों को सीखना होता है। अर्थात आपके जीवन में जब नई समस्याएं आती हैं तो उनको समाधान के लिए हम जिन नियमों को, जिन तरीकों को अपनाते हैं उसे समस्या समाधान अधिगम कहा जाता है। आगे बात करते हैं शिक्षण स्तर के आधार पर अधिगम की। तो जो शिक्षण स्तर के आधार पर अधिगम को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो शिक्षण स्तर के अधिगम के आधार पर जो अधिगम है आपको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे निचली स्तर को स्मृति स्तर पर अधिगम को कहा जाता है, और सबसे उच्चतम स्तर पर जो अधिगम होता है उसे चिंतन स्तर अधिगम कहा जाता है। बात कर लेते हैं इसमें 3 प्रकार से। पहले स्थान पे आता है सबसे निचली स्तर स्मृति स्तर अधिगम। इसके बाद आता है आपका अवबोध स्तर अधिगम। इसके बाद आपका आता है चिंतन स्तर अधिगम। यानी जो स्मृति स्तर अधिगम है आपका सबसे निचली स्तर होता है, और चिंतन स्तर आपका सबसे ऊपर या उच्चतम स्तर होता है। आपसे पूछा जाएगा शिक्षण स्तर के आधार पर अधिगम को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे 3। शिक्षण स्तर के आधार पर अधिगम की सबसे न्यूनतम सीमा क्या होती है, न्यूनतम स्तर क्या होता है, तो आप बताएंगे स्मृति स्तर अधिगम। शिक्षण स्तर के आधार पर अधिगम की उच्चतम सीमा क्या होती है, उच्चतम स्तर क्या होता है, तो आप बताएंगे चिंतन स्तर। इसके बाद पूछा जाएगा स्मृति स्तर के आधार पर अधिगम, जो अवबोध स्तर अधिगम है वो किस नंबर का होता है, तो बताएंगे शिक्षण स्तर अधिगम और स्मृति स्तर अधिगम के बीच की कड़ी होती है, बीच की पाई जाने वाली कड़ी होती है। इसके बाद करते हैं इसके विस्तार रूप से देख लेते हैं। विस्तार रूप में इसमें होता क्या है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
पहला नंबर पे आपका स्मृति स्तर अधिगम, जो सबसे निचली स्तर होता है, लिखा है यह अधिगम का सबसे निम्न स्तर होता है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा यह सबसे सरल अधिगम होता है। तीसरा यह रटने पर बल देता है। तो पूछा जाएगा रटने पर बल कौन सा अधिगम देता है, तो आप बताएंगे स्मृति स्तर अधिगम अथवा अधिगम की सबसे निम्नतम स्तर, और यह सबसे सरल भी होता है। दूसरा बात करते हैं अवबोध स्तर अधिगम। तो इसके बारे में बात करें तो यह स्मृति तथा चिंतन के बीच की कड़ी है। आपने पहले भी देखा, यह स्मृति और चिंतन के बीच की कड़ी है। दूसरी चीज़ है आपके बारे में, इसके बारे में बताया गया है यह सूचनाओं को समझने तथा उनमें समन्वय करने की क्षमता अर्जित करता है। सूचनाओं को समझता है, फिर उसके बीच जो संबंध है उनको स्थापित करने की जो क्षमता को अर्जित करता है। फिर यह तार्किक भी होता है, इसका तार्किक व्यवहार का प्रयोग करता है। अवबोध स्तर अधिगम में तार्किक व्यवहार का प्रयोग किया जाता है। तो पूछा जाएगा किस स्तर के अधिगम में तार्किक व्यवहार का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे अवबोध स्तर के अधिगम में। अगला है आपका चिंतन स्तर अधिगम। तो इसमें आपका है पहला नंबर समस्या समाधान कराना सिखाता है। ये क्या करता है? समस्या का समाधान कराना सिखाता है। दूसरा है आपका विचार युक्त प्रकार का सृजनात्मक क्षमताओं पर आधारित होता है। विचार युक्त प्रकार के सृजनात्मक क्षमताओं के पर आधारित होता है। यह किस प्रकार से स्तर अधिगम थे? तो शिक्षण स्तर अधिगम थे। यह सब 3 प्रकार से बांटा गया था। अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या है आपका? आगे है अधिगम के प्रमुख क्षेत्र। अधिगम के प्रमुख क्षेत्र अथवा सोपान के नाम से भी जाना जाता है। अधिगम के प्रमुख क्षेत्र अथवा सोपान, क्षेत्र कहिए अथवा सोपान भी कहा जाता है। तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, इन्हें क्षेत्र भी कहा जाता है और सोपान भी कहा जाता है, यानी अर्थात 2 नामों से जाना जाता है। क्षेत्र को सोपान भी कहा जाता है। तो इनको कितने भागों में बांटा गया है? तो इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक आता है संज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम को प्रयोगात्मक अधिगम भी कह सकते हैं, कौशलात्मक अधिगम भी कह सकते हैं, कौशलात्मक अधिगम भी कह सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप नाम को लेकर कंफ्यूज ना होइएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें पढ़ना क्या है। तो जो संज्ञानात्मक अधिगम होता है, इसके बीच भी कुछ कड़ियाँ आती हैं, जिसमें ज्ञान होता है, अवबोध होता है, अनुप्रयोग होता है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है, फिर मूल्यांकन। अथवा संज्ञान के क्षेत्र में जब हम बात करें, तो जो संज्ञान का क्षेत्र है, जब इसमें हम बात करते हैं तो संज्ञान में पहले किसी चीज़ का हमें ज्ञान होता है, उसके बाद हम अवबोध करते हैं, उसके बारे में तथ्यों को एकत्रित कर फिर उसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते समय हम सभी तथ्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विश्लेषण कहा जाता है। तोड़ने के बाद, इन सभी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद सभी जो भी शब्दावलियां हैं उसके सभी शाब्दिक अर्थों को पहचान कर फिर उसका संश्लेषित करना, यानी सभी को मिला करके एक कर देना। सभी को मिला करके छोटे भाग में करके उसका परिभाषित करना, फिर उसके परिभाषित करने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। इस किसमें आता है? संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। क्या आता है? पहले आप ज्ञान करेंगे, किसी चीज़ का आप ज्ञान करेंगे, ज्ञान करने के बाद आप दूसरे स्थान पर आएंगे तो उसके बारे में सोचेंगे, तर्क शक्ति लगाएंगे। उसके बाद उसका हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के समय ही उसका हम क्या करेंगे? आप विश्लेषण करेंगे, यानी सभी प्रश्नों को या सभी शब्दावलियों को एक छोटे छोटे खंडों में विभक्त करेंगे, जिसे विश्लेषण कहा जाता है। इनका जब विश्लेषण कर लेते हैं, उसके बाद इन सभी टॉपिकों को एक छोटे से टॉपिक में संकलित कर लेते हैं, जिसे संश्लेषण करते हैं, यानी सभी छोटे छोटे भागों को, ढेर सारे अधिक जो टुकड़ों में बटे हुए शब्दावलियां हैं उनको एक छोटे से टुकड़े में बांटकर, जिसे संश्लेषण कहा जाता है, करके फिर उसका हम क्या करते हैं? मूल्यांकन। इन सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के पश्चात संज्ञानात्मक अधिगम का उत्पत्ति होती है। बात करते हैं भावात्मक अधिगम की। तो भावात्मक अधिगम में आग्रहण होता है,
प्रतिक्रिया होती है, अनुमूल्यन होता है, संगठन एवं स्वाभिकरण होता है। इसके बाद क्रियात्मक अधिगम की बात करें तो क्रियात्मक अधिगम में होता क्या है, प्रत्यक्षीकरण होता है, मनोस्थिति, उसके बाद निर्देशित प्रतिक्रिया होता है, कार्य कौशल व जटिल बाह्य व्यवहार भी सम्मिलित होता है। तो आपका ये था संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, अथवा कह लीजिए संज्ञानात्मक के सोपान, अधिगम के सोपान में संज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम, या फिर उसके क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं कि क्रियात्मक संज्ञानात्मक क्षेत्र, अधिगम क्षेत्र, भावात्मक अधिगम क्षेत्र और क्रियात्मक अधिगम क्षेत्र। अधिगम के पक्ष के नाम से भी जाना जाता है इसे, अभी पीछे मैंने पढ़ा कि जो ये होता है संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये अधिगम के पक्ष के रूप में भी जाना जाते हैं। तो इनके 3 पक्ष होते हैं, कौन कौन से, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब इस संज्ञानात्मक पक्ष को भी 3 भागों में बांटा गया है, संज्ञानात्मक पक्ष को भी 3 भागों में बांटा गया है, संज्ञानात्मक पक्ष को भी 3 भागों में बांटा गया है। इनमें देख लेते हैं क्या होता है, प्रत्यक्षात्मक होता है, प्रत्यक्षात्मक होता है। इनमें होता क्या है, जब किसी वस्तु को स्पर्श करके या देखकर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो वहाँ प्रत्यक्षात्मक संज्ञानात्मक पक्ष की उत्पत्ति होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है प्रत्यात्मक। तो प्रत्यात्मक की बात करें, जब बालक साधारण ज्ञान की अनुभव प्राप्त कर लेता है तो वह तर्क करने लगता है, चिंतन करने लगता है, कल्पना करने लगता है, इन सभी के आधार पर वह सीखने लगता है। क्या करता है, इन सभी के आधार पर वह क्या करता है, सीखने लगता है। यह प्रत्यात्मक के अंतर्गत आता है, प्रत्यात्मक संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है साहचर्यात्मक पक्ष अथवा साहचर्यात्मक संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज करते हैं तो वहाँ सहचारात्मक पक्ष की बात आती है। यह तीनों किसके पक्ष में था, तो यह तीनों संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं दूसरी पक्ष के बारे में। दूसरा पक्ष है आपका भावात्मक पक्ष। तो भावात्मक पक्ष में क्या होता है, इस प्रकार के अधिगम का संबंध ज्ञान और कौशल से न होकर, इस प्रकार का जो संबंध है, इस प्रकार का जो अधिगम है, संबंध और कौशल से न होकर बालकों के कोमल भावनाओं या मनोभावनाओं से होता है। किसका दोस्तों, भावात्मक पक्ष। तो यह था भावात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या आता है, आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है क्रियात्मक पक्ष। तो क्रियात्मक जो पक्ष होता है, एक तरह से प्रयोगात्मक पक्ष भी कह सकते हैं या क्रियात्मक पक्ष को कौशलात्मक पक्ष भी कह सकते हैं। तो हस्तकला, नृत्य, मॉडल बनाना, इसके निम्न चरण होते हैं। इनके निम्न चरण कौन कौन से होते हैं, तैयारी, उद्देश्य, प्रत्यक्षीकरण का प्रदर्शन, अभ्यास, शुद्धिकरण, पुनः अभ्यास। ये सब क्या आता है, क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत ये सभी चरण होते हैं, तैयारी करना, उद्देश्य करना, प्रत्यक्षीकरण का प्रदर्शन, अभ्यास करना, प्रस्तुतिकरण करना और पुनः अभ्यास करना, इन सभी के अंतर्गत आता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ, अधिगम के नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पर नए हैं तो वीडियो के चैनल में जाकर, वीडियो के मेन वेबसाइट टीम एजुकेशन गोपीगंज के चैनल के मुख्य पृष्ठ पे जाकर आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जज्बे के साथ। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।